हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ भी में। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों ने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिनती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याज आषाढ़ भर में निपटाई दो। अब अच्छा नहीं लागत। ठूठ ऐसी बिटिया सोनी मांग लिए छररावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये सब तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ एतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हों। अरे तो घर वालन से का करे का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाई दी थे, मिलवाई ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहा था? अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर इन जूता पिटो बरनक्कू से कह दियो आए के कल से हमारी छाती पर मुंह दर्द है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपने विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा चंदर, तो वो एकदम से चौंक गया और जाने कुछ दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो। एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपने थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा, और मई में हर हाल में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले, अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वो सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना? वहीं गई है बिनती के साथ। अब इम्तहान के कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी। उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम ज़रा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिसको डांट रही थी उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए, वो बड़ी है, और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदेशी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वो एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वो अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफ़ी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे कि उनके पेट तक में चंदन रोली लगी हुए थे। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की
लेकिन असफल होकर लेटे लेटे ही कहा, सब आपकी कृपा है। खूब छक के मिष्ठान पाया, अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो उड़ीचे ली हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी काँह काँह कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़ी विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काटकर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख कर तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेज में प्रोफेसर, और हमार सार लड़का के मामा जौन है तौन डाकघर में मुंशी है, आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भर कर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वो इस शर्त पर राज़ी हुए, अगहन तक हर तीज त्यौहार पर लड़के के लिए धोती कुर्ता का कपड़ा और 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज जाएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़ा और एक स्वर्ण मंदिर जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोलम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दो, अब हम चली, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपये का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ, हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखकर बुआ जी का सुलग उठा। न गहना न गुड़िया, बियाह पक्का कर गई कागज के टुकड़ा से। अपना अब तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीला को तैयार, और देंत के दाई पेट पिराता है जूता पिटऊ का। अरे राम चाही तो जमदूत इलाहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन का खिलाई हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अब अहिन तक बिनती का पता न, और वो तुर्कन मलेच्छन के हैं, सब कुछ खा पी लीस तो फिर हमरे यहाँ गुजारा नहीं ना होगा। बड़ी आज़ाद हो गई है सुधा के सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थे। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का देई? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट हर, पहले नहा जाई के। कुछ खाए तो नहीं रही हो? इतनी देर कहाँ घूमत रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानी थे तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर रुका रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुँह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए, जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वो सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वो भी अपनी ही सगी माँ से, जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है
अपनी लड़की को छोड़कर। वो कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई और खाट पर बैठ गई। अरे बिंती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। बिंती उठो, उसने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिंती, जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिंती को? और बिंती भी जोर से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा उसे तुमने, समझ गई। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिंती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिंती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभ पाया न वैसे निभाह। ये सब हम कुछ नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ। हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली, अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे? उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वो तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटी हो। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लूट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। हे चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर उसने अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है। और बिंती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिंती गाती भी है? हमने तो रोते ही देखा। चंदर ने पूछा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। वो सब बताने में हम तो पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज़? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गाय खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी ना आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म है हमारा। कुछ कठिनाइयाँ थी, पिछले 2 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन बिंती का इम्तहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा हम चलें? अरे बैठो, फिर जाने कई दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था, लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसके नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झंझोरते हुए कहा। चंदर ने एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था? एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वो भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक डग देखता जा रहा था।
एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिसे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वो कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर, चंदर तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कोई बस न चला तो उसके आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वो मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वो पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रख कर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी। न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं, तुम्हें अभी क्या हो गया था? सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ, चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आई थी, लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, ज़रा पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू ज़रा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर ज़रा हल्के उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या भी काट के गाड़ देंगे यहीं, मुटकी कहीं की। खा खा कर मोटानी है, ज़रा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती की ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वो तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी ये बीए कर ले तब ब्याह करो। हमने पापा से कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कुछ वधों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वो पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न थी। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अरे जाओ जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ ज़रा इस कॉमरेड की एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ बताया था। उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज़ में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी हो सके तो आप इलाहाबाद ज़रूर आए। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो
अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वो। ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। दत्त, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने भी गड़गड़ कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है। चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पैसे ख़त्म हो गए और सिनेमा देखना है ज़रा। चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो, तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितने लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज ज़रा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाए, तब सेकंड शो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूँ ही चलता है। चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर कहाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा फूल सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वो देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे और शाम के वक्त तो तुम इतने अच्छे लगते हो जैसे वो जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वो फिर चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए।